आप सभी दोस्तों को हमारा प्रणाम और हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज कुमार के 5वें एपिसोड्स में आपका स्वागत है। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे, ये है हाई ब्लड प्रेशर, कॉमनेस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। हमारे देश में जो है सबसे ज़्यादा अगर कहिए कि प्रिवेलेंट अगर कोई है तो ये हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी समझिए इतनी कॉमन है कि हर तीसरे आदमी में एक को हाई ब्लड प्रेशर है। बट दुर्भाग्य ये है कि हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस लेट होता है। 50% लोगों को ही केवल पता है कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। उसमें से सिर्फ 50% लोग हैं जो दवाइयाँ खाते हैं, और उसमें से भी जो अगर आप वेल कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन बोलें, जो कि 120-80 के ब्लड प्रेशर को अचीव करना है दवा खा के, वो 50% लोगों का होता है। तो इसमें एक तो डायग्नोसिस का डिले है, दूसरा चीज़ कि ट्रीटमेंट लोग सही ढंग से नहीं लेते हैं। और एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर कर दूं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी जीवन शैली बदल के, नमक कम करके और एक्सरसाइज करके आप ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडरेट और सीवियर वेराइटी की जो हाई ब्लड प्रेशर है, जिसमें ब्लड प्रेशर 160-100 से ज़्यादा होता है, वहाँ पे दवाई की आवश्यकता ज़रूर होती है। और रिवर्सल बहुत हद तक पॉसिबल होता है इनिशियल स्टेज में, या लो जिनका हाई ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई नहीं हो, लेकिन दवाई की ज़रूरत होती है। और एक बहुत कटु सत्य मैं बता रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता है। ब्लड प्रेशर आप ये मत समझिए कि बिल्कुल क्योर हो जाएगा और आप दवाई से फ्री हो जाएंगे। दूसरी चीज़ कि सीजनल वेरिएशन भी होता है ब्लड प्रेशर में। ब्लड प्रेशर जाड़ों के दिन में बढ़ जाता है, हो सकता है कि आपको दवाइयाँ टाइट्रेट करनी पड़े, उसकी डोज बढ़ानी पड़े। तो ब्लड प्रेशर से तमाम जुड़ी हुई जानकारियां हम देंगे, लेकिन आपको सबसे पहले एक वार्निंग दे रहे हैं कि ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल्ड रहेगा तो इसका इफेक्ट आपके एंड ऑर्गन्स पे पड़ेगा। एंड ऑर्गन्स में आपका ब्रेन है, हार्ट है और किडनी, जो ब्लड प्रेशर से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जैसे ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रोक, जिसमें या तो हैमरेज होता है, ब्लड रिस जाता है, या थ्रोम्बोटिक क्लॉट बन के स्ट्रोक होता है, इन दोनों की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से हार्ट अटैक का जो है इंसिडेंस, वो ब्लड प्रेशर के मरीजों में 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर बहुत ही कॉमन है। अगर ब्लड प्रेशर आपका अनकंट्रोल रहेगा तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है तमाम वाइटल ऑर्गन्स के लिए। तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि क्या नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, क्या हाई ब्लड प्रेशर है, इसके क्या कारण हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर के क्लासिफिकेशन का, कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर या ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर क्या है। 120 ऊपर का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और नीचे का 80, ये ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर है। अगर हम बात करें नॉर्मल की तो 130 से 85 तक, 130/85 नॉर्मल। हाई नॉर्मल की बात करें तो 135 से 139 और 85 से 89 डायस्टोलिक प्रेशर, इसको हम लोग हाई नॉर्मल बोलते हैं। तो एक तो ऑप्टिमल हुआ, फिर नॉर्मल हुआ, एक हाई नॉर्मल हुआ। इसी तरह से जब हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है तो उसको हम लोग 3 ग्रेड में रखते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। माइल्ड हाइपरटेंशन हम लोग बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर आपका 140 से 159 और डायस्टोलिक प्रेशर 90 to 99 हो। उसी तरह से मॉडरेट में बोलते हैं जब 160 से 179 हो और उधर 100 से 109 हो। सीवियर हाइपरटेंशन तब बोलते हैं जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा हो और इधर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 110 से ज़्यादा हो। तो मॉडरेट और सीवियर हाइपरटेंशन जिनको भी है उनको दवाई खाना पड़ेगा। दवाइयाँ बहुत सारी उपलब्ध हैं और आजकल बड़े इफ़ेक्टिव ब्लड प्रेशर्स की दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध है। टारगेट हमको अचीव करना है, कौन सी दवाई यूज़ करते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कुछ सिचुएशंस में कुछ दवाएं प्रेफरेबल होती हैं, बट हमारा मेन एम होता है कि हमको ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में लाना है, 130/80। अगर आप डायबिटिक हैं तो 120/80 का अगर आप ब्लड प्रेशर रखते हैं तो भविष्य में होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है वो और भी कम हो जाती है डायबिटीज़ की। इसलिए डायबिटीज़ जिनको है, जिनको शुगर की बीमारी है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना ब्लड प्रेशर 120/80 रखें। बाकी लोग जिनका 130/80 है वो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को एक ये भ्रम होता है कि जैसे उम्र बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर जो है उसका जो
रेंज है वो चेंज हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ 18 साल से 80 साल के लिए ये लागू है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है और इट शुड बी ट्रीटेड, इसका इलाज होना चाहिए। एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो प्रेशर है वो आपका बढ़ा हुआ है और जो है नीचे वाला जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 90 से नीचे है। ये बुज़ुर्गों में या ओल्ड एज में ज़्यादा देखा जाता है। अगर आपका सिस्टोलिक हाइपरटेंशन 160 से ज़्यादा है तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो आपको आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है और ग्रेड 2 का आइसोलेटेड हाइपरटेंशन है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। अगर आपका 140 से लेके 159 तक है तो ग्रेड 1 के आप शिकार हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन भी जो है वो भी डेंजरस है, उसको भी ट्रीट करना है। इसके लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवाई होती है या डायरेटिक्स होता है, उसको हम यूज़ करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ आपको, वो है आपका ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आपको कैसे मेज़र करना है ब्लड प्रेशर। एक तो आपकी जो कफ साइज़ है ब्लड प्रेशर मशीन की वो आपके थाई जो आपकी जो आर्म है उसके अनुरूप होनी चाहिए। जैसे अगर आप बहुत मोटे हैं तो नॉर्मल साइज़ का जो कप है वो आपको छोटा पड़ेगा, उससे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। तो देखिए, अगर हम माने आपको, देखिए इतने सारे क्लासिफिकेशन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कोई भी वैल्यू ब्लड प्रेशर की अगर 140 और 90 से ज़्यादा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है। 140 से 59 149 तक हैं, 159 तक हैं तो भी आपको आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है ग्रेड 1 का। नीचे का प्रेशर छोड़ दीजिए। अगर दोनों में, मैंने पहले भी बताया आपको क्या क्लासिफिकेशन है ब्लड प्रेशर का, बट संक्षेप में आप ये मान लीजिए कि एनीथिंग एनी वैल्यू मोर देन 140/90 इज़ हाइपरटेंसिव और इनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट देखिए रेगुलर होना चाहिए, आपकी रेगुलर फॉलोअप होनी चाहिए। आप जब भी क्लिनिक में जाते हैं तो कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला थोड़ा बढ़ जाता है, इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। वाइट कोट हाइपरटेंशन में जो दिक्कत क्या है कि आपको होम रीडिंग भी लेनी है। अगर होम में आपका ब्लड प्रेशर ठीक आता है तो आप इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन मान सकते हैं। एक आजकल एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जो लगातार 24 घंटे तक आपका बीपी मेजर करता है। वो भी एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अपना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में वो आपको मदद करेगा। अब रही बात कि ब्लड प्रेशर मेज़र करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो कि आप ब्लड प्रेशर मेज़र करने के पहले कोई स्टिमुलेंट बिवरेज नहीं लें, कोई चाय कॉफ़ी ना लें, आराम से 15 मिनट बैठें। आपका जो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है वो हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। आइडियल जो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। आजकल मरकरी पे कुछ बैन है तो एनरॉइड वाला जो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेस्ट होता है। डिजिटल जो आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं जिसको घर में आप आसानी से मेजर करते हैं वो भी आपको रफली ठीक ब्लड प्रेशर का माप देता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको बार बार कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो डिजिटल जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको बेटर होगा कि आप एनरॉइड से कंपेयर करें और देखें कि आपकी दो डिजिटल मशीन है वो सही रीडिंग दे रही है या नहीं दे रही है। अब रही कारण ब्लड प्रेशर का क्या होता है, तो कारण में ब्लड प्रेशर का एक ये है कि सबसे कॉमन वैरायटी जो हाइपरटेंशन की है वो है एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसमें कोई रीज़न नहीं होता है। आपकी फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर के लिए पॉजिटिव होती है और उसकी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर एक उम्र के बाद 35 से 40 साल की उम्र में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सबसे कॉमन है। समझिए 90% लोग जो होते हैं उनको ये इस तरह की ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। तो दो चीज़ें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 140/90 से जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं।
आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, अगर 140 से 159 के बीच में आपका ऊपर का प्रेशर है तो आप ग्रेड 1 आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में है। अगर आपका 160 से ऊपर का प्रेशर जो है, सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा है, तो आप ग्रेड 2 आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के हैं। अब कारण की बात कर रहे थे हम लोग, तो हमने एसेंशियल हाइपरटेंशन की बात की। अब जो कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, उसमें सबसे कॉमन है रीनल डिसफंक्शन। अगर किसी की किडनी की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की नस सिकुड़ी हुई है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, तो उनको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कुछ इंडोक्राइन के कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फियोक्रोमोसाइटोमा, एक ट्यूमर होता है जो कि किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उसका ट्यूमर होता है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसी तरह से कुशिंग सिंड्रोम में हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म में हाई ब्लड प्रेशर होता है, एक्रोमेगली में हाई ब्लड प्रेशर होता है। कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हैं जैसे कॉर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, उसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसी तरह से पॉलीसिस्टिक किडनी, थायरोटॉक्सिकोसिस और बड़े सारे सिंड्रोम्स हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ये एक सेकेंडरी कॉजेज़ है, बट सबसे कॉमन जो वैरायटी है ब्लड प्रेशर की वो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, जिसका कोई रीज़न नहीं होता है। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन की कॉमन एज है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स के बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और उसी समय हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हर आदमी को अपना कम से कम ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ करानी चाहिए। देखिए, ब्लड प्रेशर को अर्ली डिटेक्ट करना है तो आपको रूटीन स्क्रीनिंग से ही होगा। बहुत बार स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में भी हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, और कई बार पाया है कि स्कूल में 10-12 के लड़के हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, और बाद में पता चला कि उनको किडनी की कुछ डिसफंक्शन थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए, अर्ली ट्रीट किया जाए और ऑप्टिमाइज्ड ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाए, तो तमाम होने वाले जो इसके इल इफ़ेक्ट्स हैं एंड ऑर्गन्स पे, ब्रेन पे, हार्ट पे और किडनी पे, इसको रोका जा सकता है। तो चेक योर ब्लड प्रेशर, फाइंड दैट व्हाट इज़ द आइडियल ट्रीटमेंट, इसके लिए दवा कौन सी बेहतर है, डॉक्टर से मिलते रहिए, समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए। और ब्लड प्रेशर चेक करने से मुझे लगता है कि अगर आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ के लिए है, उसको आपने रोक लिया। और इसी चीज़ के साथ मैं आपको एक और सलाह देता हूँ कि सॉल्ट इंटेक जो है उसको आप थोड़ा रेस्ट्रिक्ट रखिए। WHO ने 5 ग्राम सोडियम इंटेक बताया है, सोडियम क्लोराइड। तो नमक 5 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स नहीं खाएं। ये जितने भी पैक्ड फूड्स होते हैं इसमें काफ़ी हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, जैसे आप चिप्स खा रहे हैं या कुरकुरे या किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसमें काफ़ी सॉल्ट इंटेक होता है। इसी तरह से कुछ नॉन वेज डाइट्स होते हैं, सॉल्टेड फिश फ्राई वगैरह जो होते हैं जिसमें ऊपर से सॉल्ट्स डाला जाता है, तो उसको अवॉइड करना है। सलाद में भी कोशिश करें कि नमक कम से कम डालें, जितना खाने में मिल रहा है नमक वो पर्याप्त है। और ये चीज़ हमेशा याद रखें कि WHO ने सिर्फ 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड की परमिशन दी है। थैंक यू सो मच।